स्वागत है आपका आपके चैनल बुक बूस्टर में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे जीके जीएस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या दिखता है? प्राचीनतम वेद कौन सा है? चार ऑप्शन है, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सही आंसर क्या होगा ये सब जानते होंगे, मुझे उम्मीद है। इसका सही आंसर है ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर बी। ऋग्वेद सबसे पहला वेद है, पुराना वेद है। सीक्वेंस में देखें तो ऋग्वेद पहला, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद, चौथा अथर्ववेद। अब ऋग्वेद के बारे में कुछ फैक्ट्स देखते हैं। ऋग्वेद पहला वेद है, इसको 10 मंडल में विभाजित किया गया है। 10 मंडलों में इसको बांटा गया है। अब इन 10 मंडलों को 1028 सूक्तों में बांटा गया है। ठीक है। अब ऋग्वेद में टोटल इन कितनी ऋचाएं हो जाती है? 10,462 ऋचाएं। इतनी ऋचाएं हैं ऋग्वेद में। और इन ऋचाओं को पढ़ने वाले जो पुरोहित होते हैं या ऋषि होते हैं, पढ़ने वाले ऋषि या पुरोहित, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं होत्र। यह भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम्स में पूछा जाता है, होत्र। अब अगला प्रश्न है कि सबसे अंत में कौन सी घटना हुई थी? अशोक का कलिंग विजय, अशोक का राज्याभिषेक, मेगास्थनीज का भारत आगमन या चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक? आखिर में कौन सी घटना घटी थी? इसका सही आंसर है अशोक का कलिंग विजय। लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें ये कब कौन सी घटना घटी थी यह पता होना चाहिए। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो उनका राज्याभिषेक हुआ था 322 ईस्वी पूर्व में। ये अपने राजगद्दी पर बैठे थे। कहां? मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य की गद्दी पर 322 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य बैठे थे। अब देखिए, एक इन्वेडर थे, यूनानी इन्वेडर सेल्यूकस निकेटर, उनको चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। तो ये जो है मेगास्थनीज, ये सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे। 305 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें सेल्यूकस निकेटर हार गया था। तो मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहने लगे थे। इनके बारे में एक चीज और बहुत फेमस है, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम था इंडिका। ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि इंडिका किसने लिखी थी? मेगास्थनीज ने लिखी थी। तो हम देख रहे हैं कि 322 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक हुआ था। मेगास्थनीज जो है वो 305 ईस्वी पूर्व में था। और अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था? अशोक का राज्याभिषेक हुआ था 269 ईस्वी पूर्व में। तब ये मगध की गद्दी पर बैठे थे। इससे पहले ये क्या था? उज्जैन का राज्यपाल था। पहले क्या था? ये उज्जैन का राज्यपाल था। उसके बाद अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। कलिंग पर विजय प्राप्त करने का ईयर है 261 ईस्वी पूर्व। इसने कलिंग की राजधानी तोसली, इसकी राजधानी थी तोसली पर इसने अधिकार कर लिया था। कहा जाता है कि कलिंग विजय के बाद ही अशोक का मन जो है हिंसा से व्यथित हो उठा था और उसने बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण कर ली थी, बौद्ध धर्म को अपना लिया था। हाँ, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि अशोक ने बौद्ध धर्म जो अपनाया था वो किस बौद्ध भिक्षु के द्वारा अपनाया था? उसका नाम था उपगुप्त। उपगुप्त बौद्ध भिक्षु थे, इन्होंने ही इनको बौद्ध धर्म में परिवर्तित किया था। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन आपके सामने है 1868, 1869, 1870, 1871। आपका सही आंसर क्या होगा ये तो आपको मालूम होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी 1861। कब हुआ था? 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को। और किस महापुरुष का जन्मदिन आता है आपको याद होना चाहिए भी? लाल बहादुर शास्त्री। उनको मत भूलिए, उन्होंने भी बहुत बड़ा योगदान दिया हुआ है। उनको सबने नेग्लेक्ट करके पीछे छोड़ दिया है, लेकिन उन्हें भी याद रखना है। लाल बहादुर शास्त्री, उनका भी 2 अक्टूबर को होता है। इस डेट में नहीं होता, 2 अक्टूबर को होता है। 2 अक्टूबर 1869 को किसका होता है? महात्मा गांधी का। इनका पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। जन्म कहां हुआ था? गुजरात में। कहां पे? पोरबंदर में। पोरबंदर कहां पड़ता है ये? गुजरात। अगला प्रश्न है कि भगवान बुद्ध को, महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहां हुई थी? ऑप्शंस हैं सारनाथ, कुशीनगर, पावापुरी, बोधगया। महापरिनिर्वाण क्या है? इनको जहां पे मृत्यु प्राप्त हुई थी तो यह महापरिनिर्वाण। तो कहां पे हुआ था? सारनाथ में, कुशीनगर में, पावापुरी में, बोधगया में। इसका सही आंसर क्या होगा? कुशीनगर। ये इसका सही आंसर। कुशीनगर, इसको कुशीनारा भी बोलते हैं। कुशीनारा यह है कहां? यह है देवरिया यूपी में। देवरिया यूपी। ठीक। इनको जो महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था 483 ईस्वी पूर्व। इनका जन्म कब हुआ था? जन्म हुआ था 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कहां पे? तो लुम्बिनी में, नेपाल की तराई में। तो मतलब 80 ईयर्स की अवस्था में
इन्होंने महापरिनिर्वाण को प्राप्त किया। अब बोध गया में क्या हुआ था? बोध गया में इसको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। पीपल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सारनाथ में, सारनाथ भी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चंस में कई बार पूछा गया। इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था, अपना प्रथम उपदेश दिया था। पावापुरी, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है। ये है कहाँ? ये है राजगीर में। राजगीर बिहार में अवस्थित है। ये भी क्वेश्चन में पूछा गया है। क्यों पूछा गया है? क्योंकि भगवान महावीर की मृत्यु यहीं हुई थी। भगवान महावीर को जो मोक्ष प्राप्त हुआ था वो पावापुरी में हुआ था। तो बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था कुशीनगर में, जो कि देवरिया यूपी में। अगला प्रश्न है, स्वच्छ भारत अभियान किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? किस वर्ष प्रारंभ किया गया? ऑप्शन है 2014, 2015, 2019, 2020। इसका सही आंसर क्या होगा? 2014। ये शुरू किया गया था 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा पूरे देश में एक आंदोलन के रूप में इसको शुरू किया गया। अगला प्रश्न है, पंचायती राज अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा था? ऑप्शन उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान। आंसर क्या होगा? आंसर होगा राजस्थान। पहला राजस्थान वो राज्य है जिसने पंचायती राज को अपनाया। 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान में इसको लागू किया था। कहाँ? तो नागौर जिले में। नागौर जिले से शुरू किया था, राजस्थान के नागौर जिले से। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा कब मिला था? यह मिला था इसको 73वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा। 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, जो कि इसको पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देता है। और ये अधिनियम पारित हो गया था, लेकिन लागू हुआ था 1993 से। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारतीय भाषाओं की सूची सम्मिलित की गई है? 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां। इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा 8वां। भारतीय संविधान की 8th अनुसूची यानी 8th शेड्यूल में भाषाओं की सूची सम्मिलित की गई है। देखिए, मूल संविधान में जो है ना, मूल संविधान जब संविधान बना था तो इसमें जो 8वां अनुसूची था उसमें कितनी भाषाएं सम्मिलित थी? इसमें 14 भाषाओं को सम्मिलित किया गया था। 14 भाषाओं को सम्मिलित किया गया। 14 भाषाओं की। अभी वर्तमान में फिर और भाषाएं संविधान संशोधन होते रहे और भाषाएं ऐड होती रही। अभी वर्तमान में जो है, वर्तमान में टोटल 22 भाषाएं हैं सम्मिलित। टोटल 22 भाषाएं सम्मिलित हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और कानून मंत्री। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। यानी महान्यायवादी जो है इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कितने साल के लिए होता है? 5 ईयर्स। इसका कार्यकाल है 5 ईयर्स। और इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद है 76। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, रिपीट होता है। 76 में इसका वर्णन है। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, पहला प्रथम महान्यायवादी, प्रथम अटॉर्नी जनरल कौन थे? ये थे MC शीतलवाड़। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अगला है, निम्न में से कौन सा यमुना नदी के किनारे नहीं बसा है? कौन सा शहर यमुना के किनारे नहीं बसा है? ऑप्शन है दिल्ली, अयोध्या, आगरा और मथुरा। ये तो बना सकते हैं आप। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा अयोध्या। अयोध्या यमुना के किनारे नहीं बसा है, तो किसके किनारे बसा है? ये बसा है सरयू के किनारे बसा है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? अर्थ डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई और 22 जून। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 22 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के आधार पर भारत का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? मतलब सेकंड लार्जेस्ट जनसंख्या वाला, सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाला स्टेट कौन सा है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और महाराष्ट्र। इसमें सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। ये सेकंड लार्जेस्ट स्टेट है जो कि पॉपुलेशन में सबसे बड़ा है। नंबर 1 पे कौन आता है? अपना यूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटीएम का पूर्ण रूप क्या है? एटीएम का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन है आपके पास एनी टाइम मनी, ऑल टाइम मनी, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेटिक टेलर मनी। क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। बहुत लोग इसको
एनी टाइम मनी समझते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। ऑटोमेटेड टेलर मशीन याद रखना है, एटीएम। अगला प्रश्न है कि नीति आयोग ने किस आयोग का स्थान लिया है? ऑप्शंस हैं वित्त आयोग, वेतन आयोग, योजना आयोग और परमाणु ऊर्जा आयोग। इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा योजना आयोग। योजना आयोग का जो निर्माण किया गया था ये 15 मार्च 1950 को किया गया था, लेकिन नीति आयोग NITI नीति आयोग का जो निर्माण किया गया ये 1 जनवरी 2015 को इसने योजना आयोग को रिप्लेस कर दिया। ये क्या करता है? एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। थिंक टैंक है, थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? ये भी आपको याद रखना है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेक्स्ट है क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है? ऑप्शन है एशिया, अफ्रीका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा एशिया। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। टोटल कितने महाद्वीप हैं? टोटल 7 महाद्वीप है। सबसे बड़ा कौन है? एशिया। ये सेकंड लार्जेस्ट है। अफ्रीका जो है सेकंड लार्जेस्ट है। और सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया। एक बात और, ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप होने के साथ साथ एक कंट्री भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुजफ्फरपुर की लीची का ब्रांड नेम क्या है? मुजफ्फरपुर कहाँ है? बिहार में। ऑप्शंस है रानी लीची, नवाबी लीची, रसगुल्ला लीची और शाही लीची। तो इसका सही आंसर होगा शाही लीची, ऑप्शन नंबर डी। मुजफ्फरपुर बिहार का एक शहर है जो कि लीची का उत्पादन करता है और भारत में इसका प्रथम स्थान है। लीची उत्पादन में इसका प्रथम स्थान है। ये बिहार में है और लीची उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। बिहार में बागवानी मिशन के तहत लीची की खेती की जाती है। अगला है मॉरिशस की राजधानी क्या है? मॉरिशस देश की राजधानी क्या है? ऑप्शंस हैं सूर्यपीपे, ग्रैंड बेई, पोर्ट लुइस, महेबर्ग। इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, पोर्ट लुइस। ये इसका राजधानी है। अब मॉरिशस जो है ये देश है कहाँ? तो अफ्रीका महादेश में, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ये देश है। इसकी 50% आबादी जो है ना वो हिंदू धर्म का पालन करती है। और यहाँ की अगर मुद्रा की बात करें तो मुद्रा क्या है? वो है मॉरिशस रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जापान की मुद्रा का नाम क्या है? करेंसी ऑफ जापान। ऑप्शंस हैं रेनमिनबी, डॉलर, निगुल्ट्रम और येन। तो जापान की मुद्रा का नाम है ऑप्शन नंबर डी, येन। और इसमें यह भी इंपॉर्टेंट है, एक दो क्वेश्चन इससे भी अराइज हो सकते हैं। जैसे रेनमिनबी कहाँ की है? यह है चीन की मुद्रा। रेनमिनबी चीन की। और निगुल्ट्रम कहाँ की है? तो ये भूटान की है। ये दोनों भी याद रखना है, काम आ सकता है। अगला सवाल बहुत आसान सा सवाल है। बीज के द्वारा भविष्य में पौधा बनाने वाला भाग होता है, मतलब पौधा बनना है तो बीज के किस भाग से बन रहा है? तो देखिए इसका ऑप्शन क्या है? ए भ्रूण, बी बीजपत्र, सी जर्म कोशिका, डी बीज आवरण। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भ्रूण यानी एम्ब्रायो। एम्ब्रायो जो है बीज का वो भाग है जिससे भविष्य में पौधा बनता है। अगला क्वेश्चन है फफूंदियों में पोषण की विधि क्या है? फफूंदी यानी फंगस। ऑप्शंस हैं स्वपोषी पोषण, परजीवी पोषण, प्राणी संभोजी पोषण, मृतोपजीवी पोषण। इसका सही आंसर क्या है? इससे जाने से पहले ये देख लेते हैं फफूंदी होता क्या यानी फंगस। फंगस क्या है? आप रोटी को 2-3 दिन छोड़ दो, बासी होने दो, देखो उस पर व्हाइट कुछ जम जाएगा, वही फफूंदी है, फंगस है। जैसे अभी बरसात के टाइम में अगर देखोगे तो चमड़े के कोई भी बेल्ट या जूते पे उस पर भी व्हाइट जम जाता है, वही फफूंदी है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी मृतोपजीवी पोषण। फफूंदी जो है वो सड़े गले पदार्थ, मरे हुए पदार्थ, उनसे अपना पोषण ग्रहण करता है, इसलिए उसको मृतोपजीवी पोषण की कैटेगरी में डालते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं हमसे कि कोशिका के किस भाग में ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया होती है, मतलब सेल के किस पार्ट में ग्लाइकोलिसिस संपन्न होता है। ऑप्शंस हैं कोशिका द्रव्य, नाभिक, माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट। मतलब साइटोप्लाज्म में होता है कि न्यूक्लियस में होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है कि क्लोरोप्लास्ट में होता है। तो ग्लाइकोलाइसिस जो है वो संपन्न होती है कोशिका द्रव्य में यानी साइटोप्लाज्म में होती है। ग्लाइकोलाइसिस क्या है? ये कोशिकीय श्वसन की प्रारंभिक अवस्था है। सेल्यूलर रेस्पिरेशन जो होता है ना, कोशिकीय श्वसन की प्रथम अवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटर्जेंट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला एंजाइम है, कौन सा है? ऑप्शंस हैं लाइपेज, प्रोटीएज, रेनेज और एमाइलेज। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा प्रोटीएज।
प्रोटीएज जो है कपड़ों पर से चिकनाईदार प्रोटीन युक्त दाग धब्बों को हटाने के लिए डिटर्जेंट में डाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि रबड़ को सल्फर के साथ अगर गर्म करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? रबड़ को सल्फर के साथ गर्म करने को क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं मेल्वेनाइजेशन, सल्फोनेशन, वल्केनाइजेशन, बेसेमराइजेशन। इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वल्केनाइजेशन। वल्केनाइजेशन को हिंदी में अगर बोले तो वल्कनीकरण भी बोलते हैं, वल्कनीकरण। इस प्रोसेस से ऐसा करने से क्या हो जाता है? रबड़ जो है ये ज्यादा टिकाऊ बन जाता है, ये ज्यादा टिकाऊ हो जाता है। तो रबड़ को सल्फर के साथ गर्म करने को क्या बोलेंगे? वल्केनाइजेशन। अगला प्रश्न है खगोलीय दूरी मापने की इकाई क्या है? ऑप्शंस हैं प्रकाश वर्ष, एंगस्ट्रॉम, लक्स, वेबर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? खगोलीय दूरी मापने के लिए क्या इकाई यूज करते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष है क्या? प्रकाश वर्ष जो है वह दूरी है जो प्रकाश निर्वात में 1 साल चलकर पूरा कर लेती है। ये प्रकाश वर्ष का जनरली यूज किया जाता है 2 खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी मापने के लिए, मतलब बहुत बड़ी दूरी मापने में इसका यूज होता है। अब 1 प्रकाश वर्ष बराबर अगर पूछा जाए, ये भी क्वेश्चन पूछ देता है 1 प्रकाश वर्ष बराबर कितना? 1 प्रकाश वर्ष बराबर कितना? तो ये होता है 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर। कितना? मीटर। ठीक है, 1 प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर। बरसात की बूंदों का गोल आकार होता है किस वजह से? ऑप्शन है श्यानता के कारण, घर्षण के कारण, लोच के कारण या सतही तनाव के कारण। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो बारिश में जो बूंदें हैं वो गोल होती है, क्यों? क्योंकि पृष्ठीय तनाव की वजह से ऐसा होता है। सतही तनाव या कहीं कहीं पृष्ठीय तनाव भी आपको दिया जा सकता है क्वेश्चन में। तनाव, पृष्ठ तनाव या पृष्ठीय तनाव, या तो ये रहेगा या तो ये रहेगा। तो पृष्ठीय तनाव के कारण बरसात की बूंदें गोल होती है। अगला क्वेश्चन है गैल्वेनाइजेशन होता क्या है? इसको यशदीकरण भी बोलते हैं हिंदी में, यशदीकरण। तो ये होता क्या है? आपका ऑप्शन क्या है? लोहा पर एल्युमिनियम का निक्षेप, लोहा को इस्पात भी बोलते हैं, इस्पात पर एल्युमिनियम का निक्षेप, लोहा पर तांबा का निक्षेप यानी कॉपर का निक्षेप, लोहा पर जस्ता का निक्षेप, जिंक का निक्षेप, लोहा पर टिन का निक्षेप यानी एसएन। तो इसमें से सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर सी, लोहा पर जस्ता का निक्षेप। ये होता क्या है गैल्वेनाइजेशन? ये एक धातु कार्मिक प्रक्रम है, इसमें लोहा पर जो है जस्ता का परत चढ़ा दिया जाता है। इससे क्या होता है? जंग रोधी बन जाता है ये, इसीलिए ये किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से याद रखिएगा। ऑप्टिकल फाइबर जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पहला ऑप्शन है पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, बी परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन, अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन, डी व्यतिकरण यानी स्कैटरिंग। किस पे डिपेंड करता है ऑप्टिकल फाइबर का कार्य? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पूर्ण आंतरिक परावर्तन।